एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम पर्यावरण अधिनियम, नियम और विनियमन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 अधिनियम पढ़ लिए हैं। अब हम लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के बारे में जानेंगे कि लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 क्या है। इसमें विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है। पहले हम इसका उद्देश्य जान लें, इस अधिनियम का कि क्या उद्देश्य है। यानी जो पारि संकट में रसायन उद्योगों की वृद्धि, उनके कार्यकलाप और परिचालन ने यानी प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ने देश में दुर्घटनाओं में भी वृद्धि की है, जो वहाँ के श्रमिक व अन्य कर्मचारी अधिकारियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्योग स्थल के आसपास के लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं। यहीं तक नहीं, बल्कि उनकी चल अचल संपत्ति का भी नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं में मनुष्य से मवेशी तक जख्मी और मृत्यु तक के शिकार हो जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि प्रभावी व्यक्ति अधिकतर उन छोटे और निर्धन वर्ग के होते हैं जो इस हानि को बर्दाश्त नहीं कर पाते और किसी भी प्रकार के मुआवजा और राहत से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे हादसे वाले उद्योगों के कर्मचारी और श्रमिक तो उद्योग कानूनों के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभ ले लेते हैं, पर आम जनता के लिए कोई कानूनी मदद उपलब्ध नहीं थी। यह अधिनियम पारि संकट में उद्योगों के कारण यानी हजार्ड्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले लोगों यानी श्रमिकों के अलावा को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे अचानक कोई दुर्घटना हो जाने पर पड़ोसी आम जनता को उसका लाभ मिल सके। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सेक्शन 3(1) और 2 दुर्घटना हो जाने पर आहत व्यक्ति को उस घटना के साथ होने वाले हादसे यानी इंसिडेंट का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यह बिना त्रुटि दायित्व यानी नो फॉल्ट लायबिलिटी अधिनियम है। अब हम अधिनियम विवरण यानी ये जो अधिनियम है 22 जनवरी 1991 को संसद में प्रस्तुत किया गया तथा गजट नोटिफिकेशन GSR 253 के साथ ही 1 अप्रैल 1991 से लागू माना गया। इस अधिनियम का विवरण इस प्रकार है, यानी इसमें एक अध्याय है इस अधिनियम में। इसमें कुल 22 धाराएं हैं यानी सेक्शन हैं, 23 धाराएं हैं तथा साथ में राहत के लिए एक सूची जुड़ी है। यानी इसमें कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं हैं। सेक्शन 6, 1, 2 और 3 में मुआवजा लेने का प्रावधान है। सेक्शन 15 में मालिक द्वारा समय पर नहीं दिए जाने पर सजा का प्रावधान है, यानी 3 माह की कैद और 10,000 रुपये का आर्थिक दंड, यह दोनों दिए जा सकते हैं। इसमें मुआवजा कौन ले सकता है और राहत राशि कितनी है। यानी दुर्घटना में ग्रस्त स्वयं व्यक्ति चिकित्सा राशि पुनर्भरण 12,500 रुपये तक, यानी यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जो इलाज के लिए रुपए हैं वो 12,500 रुपये तक हैं। फिर है उस संपत्ति का मालिक जिसका नुकसान हुआ है। घातक क्षति यानी फैटल 25,000 रुपये तक। इंजरी यानी इंजरी तक, ये सब दिए जाते हैं। मृत्यु हो जाने की स्थिति में
व्यक्ति का कानूनी वारिस यानी स्थायी अपंगता 12,500 रुपये से 25,000 रुपये तक, और कोई व्यक्ति जिसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने हकदार बना दिया हो, काम पर न जाने पर 3,000 रुपये तक 1,000 रुपये प्रति माह, और संपत्ति की हानि 6,000 रुपये तक। अब हम राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992 द नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1992 के बारे में जानेंगे। यानी इसमें इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य जानने सबसे पहले हम जो कार्य संकट में रसायन उद्योगों में कार्य करते रहने पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी ही रहती है, उससे ग्रस्त और त्रस्त लोगों को तत्काल राहत और मुआवजा यानी रिलीफ एंड कंपेंसेशन समय पर मिल सके, उस हेतु इस अधिनियम को बनाया गया है। यह वास्तव में रियो डी जेनेरो में जून 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में उठाया गया कदम है, जिसमें सभी देशों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अधिक दुर्घटना होने वाले उद्योगों के श्रमिक और कर्मचारियों के लिए सामयिक और शीघ्र राहत देने की व्यवस्था उपलब्ध करावें। अपने देश में भी अब संसद ने यह अधिनियम पारित कर दिया है। इस ट्रिब्यूनल की सबसे पहले 4 शाखाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होगी और फिर अन्य बड़े राज्यों में खोली जाएंगी। अधिनियम का विवरण, यानी ये जो अधिनियम था यह 1992 में यानी राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम का विधेयक 1992 में संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति होकर 17 जून 1995 को महामहिम राष्ट्रपति से भी स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त विवरण यानी ये है कि इसमें 5 अध्याय हैं और यानी 32 कुल धाराएं हैं। 5 अध्याय और 32 कुल धाराएं हैं, जिसमें प्राइमरी यानी पहले अध्याय में 1 से 2 तक यानी 2 धाराएं थी। किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या संपत्ति और पर्यावरण की क्षति पर मुआवजा यानी 3 से 8 तक यानी कुल 6 धाराएं थी। इसमें तीसरे अध्याय में राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल और उनकी शाखाओं की स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस देयर ऑफ 9 से 19 तक यानी कुल 11 धाराएं थीं। फिर है चौथे अध्याय में ट्रिब्यूनल का कार्यक्षेत्र और कार्यवाही यानी ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल। इसमें 20 से 25 तक यानी कुल 6 धाराएं थीं। और विविध यानी मिसकेलेनियस 5वें अध्याय में इसमें 26 से 32 तक यानी कुल 7 धाराएं थीं। छठा अधिनियम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम 1997 यानी द नेशनल एनवायरनमेंट एप्लीएट अथॉरिटी एक्ट 1997। ये जो अधिनियम है ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 26 मार्च 1997 को जारी किया तथा 9 अप्रैल 1997 से चालू माना गया। इस अधिनियम का उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी का निर्माण करना है जो उन क्षेत्रों की अपीलों पर सुनवाई करे जहां पर उद्योग या उद्योग संबंधी कार्यकलाप न होते हों। यदि होते हों
तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विशेष रूप से चलाए जा रहे हों, यह ट्रिब्यूनल विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं की ठीक से चलाए जाने में पारदर्शिता लाने के लिए निर्मित है। वर्तमान में इस ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन तथा 2 सदस्य यानी कुल 4 व्यक्ति हैं। इनकी योग्यताएं पूर्व निर्धारित हैं, जिनमें आयु सीमा भी वर्णित है। तो हमने पर्यावरण अधिनियम, नियम व विनियमन में कुल 6 धाराओं के बारे में पढ़ा। 6 अधिनियम को पढ़ा। कौन कौन से थे? पहला अधिनियम था जो हमने पढ़ रखा है, जल अधिनियम यानी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, और दूसरा पढ़ा था वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 यानी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और तीसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा। फिर चौथा अधिनियम लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1981 यानी द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 पढ़ा। और 5वां अधिनियम राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992 द नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1992 पढ़ा। और 6ठा अधिनियम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम यानी द 1997 द नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997, यानी 6 अधिनियम हमने पर्यावरण से संबंधित पढ़े। अब इसके बाद हम जनहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।